am Madhu and I read in class 10th. So friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक को समझने के बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक्स के बारे में समझेंगे. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट. Then next topic, standard form of a quadratic equation. एक quadratic equation की standard form होती है. जैसे हमने polynomials चैप्टर में जो linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial पढ़ा था, उनकी हमने standard forms भी पढ़ी थी. So ऐसे ही जो quadratic equation होती है उसकी भी standard form होती है. Then the third topic is how to solve a quadratic equation. मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करना मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना. ठीक है, सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. वी विल डिस्कस इन चैप्टर. फर्स्ट इज बाय फैक्टराइजेशन. सो फैक्टराइजेशन, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो फैक्टराइजेशन से भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ये एक मेथड है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. एंड द थर्ड मेथड इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. देन लास्ट टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स. जो रूट्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है. ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक. फ्रेंड्स, हर एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. So friends, now let's discuss about our first topic which is what is a quadratic equation. तो एक quadratic equation क्या होती है? A quadratic equation contains at least one term that is squared. मतलब quadratic equation एक ऐसी equation है जिसमें at least कम से कम एक term squared होनी चाहिए. Squared मतलब power 2 होनी चाहिए. ठीक है, that is a quadratic equation. अब याद करो, हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में क्या पढ़ा था. पॉलिनोमियल्स में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो. दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 7x माइनस 9. तो ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हमें पता है जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है. x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन आप सभी को पता है, जब भी हम किसी दो चीजों को इक्वेट करते हैं तो वो एक इक्वेशन होती है. तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी से इक्वेट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 0 से इक्वेट कर दिया, सो ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वेरी सिंपल. अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे नंबर से या 0 से इक्वेट कर दिया, सो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इतना ही डिफरेंस था, बस हमें किसी चीज से इक्वेट करना था तो वो इक्वेशन बन गई. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कम से कम एक टर्म स्क्वायर्ड होनी चाहिए. जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए. दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हमें दिख रहा है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है और हम इसको किसी चीज से इक्वेट भी कर रहे हैं. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन ऐसे ही 4x² माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है और हम इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप सभी को इतना समझ आ गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x is of the form ax² plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and
एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बस हमें इसको 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है। अगर हमने इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इतना ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है और अगर हमने इसको किसी चीज से इक्वेट कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। सो वेरी सिंपल। और जहां पर a b c क्या है? रियल नंबर्स हैं। ये जो a b c ये क्या है? ये रियल नंबर्स होने चाहिए। एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो a है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी ना। और अगर ये ही 0 हो गई तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं होगी, बिकॉज हमें पता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। और अगर a 0 हो गई तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये पूरी टर्म 0 बन गई तो सिर्फ इतना बचेगा हमारे पास, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सो जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। So this is the standard form। अब हमारी बुक में जो एक्सरसाइज 4.1 है वो इसी पे बेस्ड है। जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इतना पढ़ के हम एक्सरसाइज 4.1 को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यह चेक करना है कि क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है? देखो, जब सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर हमारा आंसर आ जाता है इट मींस कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हमारा आंसर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है इट मींस जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे अगर हमारा आंसर इस फॉर्म में आया इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा है इट मींस इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। हमें सिंपली क्या करना है? हमें बस सॉल्व करना है इन्हें और लास्ट में अपना आंसर देखना है कि क्या वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। सो बस हमें इनको सॉल्व करना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। देखो, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ब्रैकेट पर एक आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ी हुई है, आपने पढ़ी होगी। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, a प्लस बी होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इस ब्रैकेट पे यही सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ठीक है। सो सॉल्व कर इस ब्रैकेट पे हम यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। सो x प्लस 1 होल स्क्वायर, x क्या है? a है और 1 क्या है? b है। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इसको। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू b मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना होगा? 2x होगा। सो दिस विल बी 2x प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। सो डायरेक्टली 1, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को हमने आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल की जो राइट हैंड साइड है। तो अब हमें पता है कि जब भी हम ब्रैकेट से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 2 इंटू एक्स कितना होता है? 2x होता है। 2x
और 2 इंटू -3 कितना होता है -6, ठीक है। सो इसको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड पर 0 लाना है। जो हमारी राइट हैंड साइड है, इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, वहां पर हमें सिर्फ 0 छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी हमारी टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये x² + 2x और ये +1 तो एज इट इज रहेगा, +1 ये एज इट इज रहेगा। लेकिन ये जो 2x और -6 है, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो जब ये 2x लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये -2x बन जाएगा, है ना। सो दिस विल बी -2x। अब ऐसे ही ये -6 जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा इक्वेशन के, तो ये क्या बन जाएगा, ये +6 बन जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर हमारे पास 0 बचेगा, ठीक है। वेरी सिंपल, जो राइट हैंड साइड पर था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाए, तो राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, अब देखो x² वाली कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पर, तो x² तो एज इट इज रहने वाला है, x², ठीक है। प्लस अब 2x, यहाँ पर +2x है, यहाँ -2x है, तो ये होगा कैंसिल, ठीक है। +1 + 6 कितना होता है, +7। 1 + 6 होता है 7। दिस विल बी +7 और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर 0 एज इट इज। तो अब ये हमारा आंसर है। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या ये ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है या नहीं। देखो जो आंसर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर है ax² + 7 = 0, ये ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मींस ये जो हमारा क्वेश्चन था, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस, 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 it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट क्या है, x + 2³ = 2x × x² - 1। तो सेम इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो बस हम इसे सॉल्व करते हुए चलना है और फिर लास्ट में अपने आंसर को वेरीफाई करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो x + 2³ हम देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी, x + y होल क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x³ + y³ + 3xy इंटू x + y, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो आइडेंटिटी इज x + y का होल क्यूब। इट विल बी x का क्यूब, देन +y का क्यूब, देन +3 × x × y एंड देन मल्टीप्लाइड बाय x + y। सो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इस फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो x + 2 का होल क्यूब, तो सबसे पहले हम x का क्यूब करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x³, ठीक है। फिर प्लस y का क्यूब, y क्या है, 2 है, तो 2 का क्यूब। 2³ क्या होता है, 2³ इज 2 × 2 × 2 × 2, सो दिस विल बी 8, ये 8 होगा। सो द आंसर ऑफ 2³ विल बी 8 प्लस 3xy, मतलब 3 × x × y, मतलब 3 × x × 2, तो 3 × x × 2 कितना होगा, 6x प्लस 6x, देन इंटू x + y, x + y मतलब x + 2। सो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब देखो 2x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2x को हम x² से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2x को हम -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। 2x × x² कितना होता है, 2x³। जब आप 2x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2x³ आएगा, ठीक है। देन 2x × -1 कितना होता है, -2x, obviously -2x, so this will be -2x। अब हमें इसको बस सॉल्व करना है। सो सॉल्व करते हैं। x³
+8 प्लस, अब ये 6x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6x इंटू x कितना होता है 6x², ठीक है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6x² आएगा। फिर 6x को जब आप +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा +12x आएगा, +12x, ठीक है। हमने ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दिया और ये हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड होती है वहां पर हमें 0 करना होता है, मतलब राइट हैंड साइड पर जो कुछ भी है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ठीक है, और राइट हैंड साइड पर सिर्फ 0 छोड़ दो, ठीक है। सो ये 2x³ और -2x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। सो जब इनको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे सो इट विल बी, ये जो है पहले से यहाँ पर ये तो एज इट इज रहेगा, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। दिस विल बी +8 + 6x² एज इट इज +12x, और ये 2x³ जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये -2x³ बन जाएगा, ठीक है। और ये -2x जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये +2x बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पर सिर्फ 0 बचेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पर 0 बच जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो वी विल सॉल्व इट। देखो x³ -2x³, इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे पहले। सो x³ -2x³ कितना होता है -x³, सो दिस विल बी -x³। अब देखो कोई कांस्टेंट टर्म है क्या +8, और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो +8 एज इट इज रहेगा। फिर हम देखते हैं 6x² और x² वाली भी कोई टर्म नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। देन अब देखो 12x + 2x, ये देखो x वाली टर्म्स है तो इनको ऐड कर लो। 12x + 2x कितना होता है 14x + 14x, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे कांस्टेंट वाली टर्म को एंड देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। हमने इसको सॉल्व कर लिया है। कैसे सॉल्व किया दोबारा बता देती हूँ। x³ - 2x³ कितना आएगा -x³ आएगा, ठीक है। +8 एज इट इज रहेगा, 6x² भी एज इट इज रहेगा क्योंकि x² वाली कोई टर्म नहीं है, +12x + 2x कितना होगा +14x हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा अरेंज करते हैं, ये आपको पता होगा कि पावर की हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं अपनी इक्वेशन को। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब चेक करो कि क्या ये ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में है। देखते हैं। देखो x³ वाली टर्म है, हमें देखते ही पता लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2 होती है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें देखने से ही पता लग रहा है। सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ quadratic इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमें चेक करना था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। So friends, now let's move on towards the next question. और questions करेंगे। So next question is represent the following situations in the form of quadratic equations. तो हमें क्या करना है, जो हमें situation given है क्वेश्चन में उसको हमें quadratic equation की फॉर्म में represent करना है, ठीक है। So देखते हैं कैसे represent करते हैं। First part is the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. तो पहले हमें सिचुएशन दे दी कि 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब ये पॉजिटिव 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका क्या मतलब है। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू, जैसे 3, 4, 5, 6, 11, 12। तो ये क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि ये लगातार आ रहे हैं ना, तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अब बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हमें बोला है कि 2 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनका
सम कितना है, सॉरी उनका प्रोडक्ट कितना है, उनका प्रोडक्ट है 306। मतलब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 306 आएगा। हमें उन इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमें बोला है कि देयर आर टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं और पॉजिटिव हैं, ठीक है। सो पहले इंटीजर को हम लेट कर देते हैं। लेट द फर्स्ट इंटीजर, लेट द टू consecutive positive integers be x and x plus 1, ठीक है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हमने उनको लेट कर दिया x और x plus 1। x plus 1 क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x है तो अगला क्या होगा, उससे अगला ही होगा ना, तो x plus 1, ठीक है। तो पहला इंटीजर है x और दूसरा इंटीजर है x plus 1। अब हमें बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, 306 है। मतलब x इंटू x प्लस 1 कितना होगा, 306, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी x इंटू एक्स कितना होता है, x स्क्वायर होता है, x इंटू प्लस 1 कितना होता है, प्लस x होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 306। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन का हमेशा ध्यान रखना है, हमें क्या करना है, हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, देखो अगर हम इस कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो यहाँ पर 0 बच जाएगा और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो कैसे, ये x स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये प्लस x भी यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये 306 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा -306 और राइट हैंड साइड पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। सो जो हमारी सिचुएशन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इतना ही करना था। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दो, यू कैन राइट अ स्टेटमेंट हियर लास्ट में, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये आगे हम सीखेंगे, अभी तो बस हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं, ओल्डर हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो इस सिचुएशन को भी हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो रोहन की मदर है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है। तो लेट्स से रोहन की एज है x, लेट्स से रोहन की एज है x और रोहन की मदर की एज कितनी होगी, x प्लस 26 होगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है। सो दिस इज द एज ऑफ रोहन इन ईयर्स एंड दिस इज द एज ऑफ रोहन्स मदर। अब कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा कब, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी रोहन की एज है x और अभी रोहन की मदर की एज है x प्लस 26, लेकिन 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 years के बाद उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना है। हमसे कह रहे हैं कि 3 साल बाद उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। 3 साल बाद मतलब हमें इन दोनों की एजेस
सो रोहन की एज में भी 3 इयर्स ऐड कर देंगे और रोहन की मदर की एज में भी 3 इयर्स ऐड कर देंगे। अब ये दोनों की जो एजेस हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, तो रफली मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट रोहन्स एज बी x इयर्स। सो लेट the age of Rohan is equal to x years। ठीक है, रोहन की एज है x years। तो अगर रोहन की एज x years है तो रोहन की मदर की कितनी होगी, 26x plus 26 years। सो देन रोहन्स mother age will be equal to x plus 26 years। कितनी, it will be x plus 26 years। ठीक है, ये रोहन की मदर की एज है। अब कह रहे हैं कि 3 इयर्स बाद, मतलब हमें इन दोनों की एजेस में 3 इयर्स ऐड कर देने। सो आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज कितनी होगी 3 इयर्स बाद, इट विल बी x plus 3 इयर्स। ठीक है, तो ये रोहन की एज है 3 इयर्स बाद। अब ऐसे ही रोहन की मदर की एज में भी 3 इयर्स ऐड कर देंगे। आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स मदर एज इट विल बी, रोहन की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, x plus 26 इयर्स। तो इसमें हम 3 इयर्स और ऐड कर देंगे, मतलब x plus 26 plus 3। ठीक है, इसमें हमने 3 और ऐड कर दिया। सो x plus 26 plus 3 ये कितना हो जाएगा, 26 plus 3 होता है 29। तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, इट विल बी 29। सो ये रोहन की मदर की एज है आफ्टर 3 इयर्स। अब कह रहे हैं कि अब इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखती हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ रोहन एंड हिज मदर विल बी x plus 3। ये रोहन की एज है 3 इयर्स बाद, और x plus 29 ये कितनी, ये एज है रोहन की मदर की 3 इयर्स बाद। इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x को हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, फिर x इंटू 29 कितना होगा, प्लस 29x हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्लस 3 इंटू एक्स कितना होता है, प्लस 3x हो जाएगा। और प्लस 3 इंटू प्लस 29 कितना होगा, इट विल बी 87 प्लस 87 इज इक्वल टू 360। ये आ गया। अब हमें इस 360 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 होना चाहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, सो इसको यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो इनको ऐड कर लो, ये यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। 29x प्लस 3x कितना होता है, 32x। सो इसको यहीं पे लिख लेते हैं, इट विल बी 32x प्लस 32x। सॉल्व करके लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 360 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 32x। अब ये प्लस 87 है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 360 बन जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है तो उधर आके माइनस 360 बन जाएगा। सो इट विल बी प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। ये 360 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो ये माइनस 360 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, सो x स्क्वायर विल बी एज इट इज प्लस 32x भी, ये भी एज इट इज लिखेंगे। अब प्लस 87 माइनस 360, प्लस 87 माइनस 360 कितना होता है, माइनस 273। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है।
दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 0 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लास्ट में आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हो। So friends, this was our second part. Now let's move on towards the next topic. So next topic क्या है? How to solve a quadratic equation. इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करना मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालना, रूट्स निकालना। ठीक है, सॉल्यूशन रूट्स एक ही बात है। सो हाउ वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3 तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तीनों मेथड्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं? बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो वेरी इजी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आई होप सभी को आती होगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 9th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, सो आई होप सभी को आता होगा। सो कैसे करेंगे? जो हमारी मिडिल टर्म होती है उसको हम स्प्लिट करते हैं। कैसे करेंगे स्प्लिट? देखो, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट और लास्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। और यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं, तो क्या नंबर है? -10 है। तो 1 इंटू -10 कितना होगा? -10 ऑब्वियसली। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है? अब जो मिडिल टर्म है उसमें वेरिएबल का कोएफिशिएंट लिखो। तो यहाँ पर मिडिल टर्म में x है, x का कोएफिशिएंट क्या है? -3 है। लिख लिया? ठीक है, -3। अब क्या करना है? अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो -10 आए और ऐड करके आए -3। ठीक है, बात को ध्यान से समझो कि हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -10 आए और ऐड करके -3 आए। ठीक है, ये -10 और -3 कैसे आए हैं? देखो, हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जब -10 आया, और जो मिडिल टर्म है वो -3 है। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है? दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे? जो हमारा -10 है उसके फैक्टर्स लिखो। यू हैव टू राइट द फैक्टर्स। 10 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं, पेयर में लिखने हैं। ठीक है, सो 10 का फैक्टर होता है 1 इंटू 10। 1 इंटू 10 क्या होता है? 10 होता है। 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 2 भी 10 होता है। लेकिन हमें पता करना है कि ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -10 आए। -10 कब आएगा? जब उनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा। तो लेट्स से 5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। सो लेट्स से 5 नेगेटिव है, क्योंकि जब इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा जब भी -10 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों पेयर्स में से हमें ऐसा पेयर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके तो -10 आए लेकिन ऐड करके -3 आना चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों की बात करते हैं। 1 और 10 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 और 10 लेट्स से -1 और 10 है, तो -1 और 10 को जब मल्टीप्लाई करोगे -10 तो आएगा, लेकिन जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो -3 नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा पेयर देखते हैं। -5 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा, लेकिन -5 और 2 आप ऐड करोगे तब -3 भी आएगा। सो हमारे दो नंबर्स क्या है? -5 और 2। ठीक है, हमें ये दोनों नंबर्स मिल गए। कैसे मिले दोबारा देखते हैं। जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -10 आया। जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट लिखो -3। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करो जिसको मल्टीप्लाई करके -10 आए, ऐड करके -3 आए। कैसे निकालोगे वो दो नंबर्स? जो आपका -10 है उसके फैक्टर्स लिखो और फिर पेयर्स में लिखो फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर के पेयर्स में लिखो और फिर ये चेक करो, ऐसे दो नंबर्स निकालो जिनको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आए और ऐड करके वो दूसरा वाला नंबर आए। ठीक है, सो यू विल गेट योर 2 नंबर्स। तो आपकी जो मिडिल टर्म होगी उसको आपने स्प्लिट कर देना है इन दो नंबर्स में। ये दो नंबर्स हमने क्यों निकाले? क्योंकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं इन दो नंबर्स में, -5 और 2 में। ठीक है, सो लेट्स डू इट।
सो हम क्या करेंगे, -3x को स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। सो मिडिल टर्म है -3x, इसको हमें स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, ठीक है। दो नंबर्स हमने निकाल लिए -5 और +2। सो इसको हम स्प्लिट कर देंगे -5x और +2x, ठीक है। -10 एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी मिडिल टर्म थी इसको हमने स्प्लिट कर दिया इन दो नंबर्स में, -5x और +2x में, ठीक है। आई होप इतना सभी को समझ आ गया होगा। ये तो बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, हमने 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से कॉमन फैक्टर्स उठाने। कॉमन मतलब देखो, इन दोनों में से हम कॉमन x ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन हम 2 ले सकते हैं। तो अब हम कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालेंगे, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x ले लिया। यहाँ क्या बचा, एक x बच गया, यहाँ बचा -5, ठीक है। अब ऐसे ही इन दोनों में क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो +2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि x -5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो इसको एक बार लिख दो, x -5, ठीक है। अब ये x और ये +2 बच गया, इनको एक साथ लिख दो, x +2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x -5 इंटू x +2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें x -5 को भी 0 से इक्वेट करना है और x +2 को भी 0 से इक्वेट करना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट कर देना है ताकि हमारी x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले x -5 को 0 से इक्वेट करते हैं। x -5 इज इक्वल टू 0, -5 इज इक्वल टू 0। तो ये -5 जब राइट हैंड साइड जाएगा ये क्या बन जाएगा, +5 बन जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब ऐसे ही x +2 को भी हम 0 से इक्वेट कर देंगे। सो x +2 इज इक्वल टू 0। अब ये +2 जब राइट हैंड साइड जाएगा ये -2 बन जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू -2, ठीक है। सो ये x के हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, मतलब ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने थे, सोल्यूशंस निकालने थे। कितने सोल्यूशंस निकलने थे, 2 ही निकलेंगे बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये दोनों हमारे रूट्स हैं इस इक्वेशन के, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। सो दिस इज योर आंसर, यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमने रूट्स निकाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 और -2। नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड पार्ट। सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं, सोल्यूशंस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। कैसे, बाय फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन इज 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/8 है। तो अगर यहाँ पे ये फ्रैक्शन की फॉर्म है तो हम इसके रूट्स नहीं निकाल पाएंगे। सो हमें क्या करना है, हमें ये जो डिनोमिनेटर में 8 है इसको रिमूव करना है, इसको यहाँ से हटाना है, तभी हम यहाँ इसके रूट्स निकाल पाएंगे, सोल्यूशंस निकाल पाएंगे। सो 8 को हम कैसे रिमूव करें, अगर मैं इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डिनोमिनेटर में 8 हट जाएगा। कैसे, देखते हैं। देखो हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है। अगर मैं इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड अगर कुछ प्लस करती हूँ, माइनस करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ या डिवाइड करती हूँ तो क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इक्वेशन फिर भी बैलेंस ही रहेगी। अगर मैं इक्वेशन के दोनों साइड अगर कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस कर रही हूँ तो इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी राइट हैंड साइड भी 8 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इक्वेशन की दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर एक साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी। इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हमें 8 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि डिनोमिनेटर में ये 8 हट जाए, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 8 को जब 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16x²। 8 इंटू -x कितना होता है, -8x,
ठीक है। 8 इंटू 1/8 कितना होता है? अब जब हम 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ +1 बनेगा। ठीक है, सो 8 से हमने इसीलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि ये डिनोमिनेटर में 8 हमारा हट जाए। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड हमें 0 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, सो 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी 0। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में से 8 को हटाने के लिए हमने इक्वेशन की दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में 8 हट गया। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 16x² - 8x + 1 = 0। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे एंड वी विल टेक आउट द सॉल्यूशंस। ठीक है, सो सेम प्रोसेस रिपीट करना है। जो हमारी मिडिल टर्म है, ठीक है, मिडिल टर्म क्या है? -8 है, -8, x का कोएफिशिएंट क्या है? -8 है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 16 इंटू 1 कितना होता है? 16 ही होता है। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। अब हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आए और ऐड करके -8 आए। ऐसे दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 16 आए लेकिन ऐड करके -8 आए। सो कौन से नंबर्स हैं? We will take out the numbers। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 16 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? पेयर्स में लिखने हैं हमें फैक्टर्स। 16 आता है 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना होता है? 16 होता है। ऐसे ही और क्या फैक्टर्स हैं? 4 इंटू 4, ठीक है, और 16 इंटू 1, ठीक है, ये 16 के फैक्टर्स हैं। अब इनमें से हमें ऐसा पेयर ऑफ नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके तो 16 आए लेकिन ऐड करके -8 आना चाहिए। इट शुड बी -8। सो कैसे करें? देखो, अगर हम ये वाला पेयर उठाते हैं तो 2 इंटू 8 तो 16 होता है, लेकिन अगर हम 2 और 8 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, -8 तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सो इस पेयर को हम नहीं ले सकते। अब 4 और 4 की बात करते हैं। देखो, 4 इंटू 4 क्या होता है? 16 होता है। और 4 और 4 को जब आप ऐड करते हो, 4 और 4 का ऐड करने के बाद क्या आता है? 8 आता है। -8 नहीं आता है, हमें -8 चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, अगर हम -4 और -4 की बात करें तो देखो, -4 इंटू -4 कितना होता है? 16 होता है। और -4 और -4 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? -8 आएगा। सो हमारे नंबर्स क्या हैं? -4 और -4। सो वी विल टेक दीज बोथ नंबर्स टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। सो ये जो हमारी मिडिल टर्म है -8x, इसको हम स्प्लिट कर देंगे -4x में और -4x में। ठीक है, सो ये दो नंबर्स हमें मिल गए, -4 और -4। सो लेट्स स्प्लिट इट। 16x² एज इट इज लिख देंगे। -8x को हमको स्प्लिट करना है। किसमें स्प्लिट करना है? -4x में और -4x में। ठीक है, क्योंकि ये दो नंबर्स आए थे हमारे। और +1 एज इट इज लिख देंगे = 0। अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉमन लेना है। देखो, इन दोनों में 4x कॉमन है और इन दोनों में 1 कॉमन है। ठीक है, सो अब हम कॉमन उठाएंगे। तो देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है? 16x² और -4x में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। और क्या कॉमन है? x कॉमन है। सो वी विल टेक 4x। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बच गया 4x। ठीक है, 4x इंटू 4x 16x² होता है, तो यहाँ 4x बच गया। यहाँ कितना बचा? -1 बच गया। अब ऐसे ही यहाँ पर हम क्या कॉमन ले? यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं -1 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? here it will be 4x। ठीक है, और यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? -1। ठीक है, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 होता है। सो ये बच गया। अब हमें = 0। अब देखो, 4x - 1 4x - 1 ये दोनों दो बार आ रहे हैं, सो इसको हम एक ही बार लिख सकते हैं। और 4x - 1 को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, आई होप सभी को इतना पता होगा। क्या करते हैं हम? ये देखो, 4x - 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, सो इसको हम एक ही बार में लिख देंगे। और हमारे पास क्या बचा फिर? 4x बच गया और ये वाला -1 बच गया। सो इसको भी हम एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, सो ये जो रिपीटिंग ब्रैकेट्स हैं इनको हम सीधा यहाँ लिख देंगे 4x - 1। अब ये 4x - 1 दो बार आ रहे थे, इसको हमने एक बार लिख दिया। अब क्या करना है? ये जो 4x बाहर है और ये वाला जो -1 बाहर है, इनको भी एक साथ ब्रैकेट में लिख दो। दिस विल बी ऑल्सो 4x - 1 एंड = 0। सो इसको 0 से इक्वेट कर दिया। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें 4x - 1 को 0 से इक्वेट करना है और इस वाले 4x - 1 को भी 0 से इक्वेट करना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 से इक्वेट करना है ताकि हमारी x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, सो इक्वेट करते हैं। सबसे पहले 4x - 1
इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये -1 उधर जाके +1 बन जाएगा, +1 बन जाएगा, और ये 4s के साथ मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। अब ऐसे ही ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है 4x - 1, इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे। सो 4x - 1 इज इक्वल टू 0। सो ऐसे ही x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू, ये -1 राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 बन जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x की एक और वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। ठीक है, सो x की एक वैल्यू है 1/4 और दूसरी वैल्यू भी 1/4 है। तो इस ये वाली जो इक्वेशन है इसके हमारे पास दो रूट्स आए हैं, 1/4 और 1/4। जो रूट्स हैं वो सेम भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। ये मत सोचना कि रूट्स हमेशा अलग अलग ही होते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों रूट्स क्या है, 1/4 ही है, 1/4 एंड 1/4। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस, इसके रूट्स क्या है, 1/4 and 1/4. So this is your second part. You can pause the video to note it down. So friends, आपका सेकेंड पार्ट था। आई होप सभी को समझ आ गया है यहाँ तक बस हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है और कुछ नहीं किया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले हैं, सोल्यूशंस निकाले हैं। लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। मतलब हमें ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आ रहे हैं लगातार। ठीक है, 5, 6, 7, 8 ये कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, सो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। सो हमें ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 है। स्क्वायर का सम मतलब अगर हम उन दोनों इंटीजर्स को स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें तो कितना आएगा, 365 आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट the two consecutive positive integers be x and x + 1। ठीक है, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, x एंड x + 1। ठीक है, तो हमने उनको लेट कर दिया कि पहला हमारा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है x और दूसरा वाला है x + 1। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे। कैसे, हमें बताया है क्वेश्चन में कि इनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, सम ऑफ द स्क्वायर मतलब अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करें, x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करें और ऐड कर दें तो कितना आएगा, 365। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर कितना होता है, x² होता है, प्लस अब x + 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको डायरेक्टली नहीं देना, इस पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, a + b होल स्क्वायर वाली। ठीक है, सो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे, ऐसे डायरेक्ट x² 1² नहीं लिखना, ओके, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। सो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x² प्लस 2ab होता है, 2ab मतलब 2 × x × 1, सो 2 × x × 1 हो जाएगा 2x, और फिर b का स्क्वायर होता है, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। दिस विल बी +1 इज इक्वल टू 365। आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लो। ठीक है, x² + x² कितना होता है, 2x² होता है, 2x²। ये प्लस 2x एज इट इज रहेगा और ये +1 भी एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब 365 हमें पता है कि राइट हैंड साइड पर हम 0 ही रखेंगे, तो इस 365 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो जब ये 365 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी 2x² प्लस 2x + 1 - 365, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं।
सो दिस विल बी, देखो 2x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2x भी एज इट इज रहेगा, लेकिन +1 और -365, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -364, ठीक है। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -364, -364 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने -364 वहां पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखो 2x स्क्वायर, 2x -364, इन तीनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। सो इन तीनों में 2 कॉमन है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हम इन तीनों में जो भी कॉमन है उसको बाहर लिख देंगे, ठीक है। सो इन तीनों में 2 कॉमन है, सो 2 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, +x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, जब आप 2 को -364 से डिवाइड करोगे, सो इट विल बी -182, ठीक है। दिस विल बी -182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। अब इस 2 को हमें यहाँ से हटाना है, बिकॉज वी नीड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, हमें इस 2 को यहाँ से हटाना है। कैसे हटाएंगे, अगर हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 हट जाएगा यहाँ से। अगर मान लो इस इक्वेशन को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया और 0 को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो हमें इस 2 को हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और जब राइट हैंड साइड 0 से 2 डिवाइड करेंगे, सो 0 से कुछ भी डिवाइड करो 0 ही आता है, ठीक है। सो दिस विल बी 0 ओनली, तो ये 2 यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 यहां से हट जाएगा, इसको, ठीक है। दिस विल बी एंड दिस विल बी 0, ठीक है। अब ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। क्या करना है, हमें मिडिल टर्म लिखनी है। मिडिल टर्म क्या है, +1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू -182 कितना होता है, -182 ही होता है। अब ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद -182 आए और ऐड करने के बाद 1 आए, ठीक है। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। अभी मैं डायरेक्ट इसमें आंसर लिख रही हूँ, 14 और -13 इसका आंसर है, ठीक है। 14 और -13, ये 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो -82 आएगा और ऐड करके देख लो 1 आएगा, ठीक है। सो 14 एंड -13 ये 2 हमारे नंबर्स हैं। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, वरना कैलकुलेशन करके भी हम ये 2 नंबर्स निकाल सकते थे, ठीक है। सो इसको स्प्लिट कर देते हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे किसमें, +14x में और -13x में, एंड दिस विल बी -182 एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बात इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये इज इक्वल टू 0 दिख नहीं रहा है, इसको दोबारा लिख देते हैं। x स्क्वायर प्लस 14x -13x -182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे और इन दोनों में से -13 कॉमन लेंगे। अब तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हम कॉमन उठाते हैं, ठीक है। सो इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, एक x बच गया, यहाँ बच गया +14, ठीक है। ऐसे ही इनमें हम -13 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +14 बचेगा, क्योंकि हम माइनस बाहर कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। अभी मैं ये स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑलरेडी समझा चुके हूँ, ठीक है। एंड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको 12 लिख देते हैं। x यहाँ बच गया x +14, ये -13 कॉमन लिया, ये बच गया x +14 और ये इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये x +14 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको एक ही बार लिख लेते हैं x +14, ठीक है। अब ये x -13 इसको एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। x -13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में से
कोई एक x की वैल्यू आएगी। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, x और x+1, ये दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं ना। तो x की वैल्यू या तो इसमें से है या इसमें से है, ठीक है। तो इन दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे। सबसे पहले x+14 को 0 से इक्वेट करते हैं। x+14 को 0 से इक्वेट करेंगे, सो दिस विल बी, जब ये +14 उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा -14। तो या तो x -14 है या फिर अब x -13 को 0 से इक्वेट करो, सो जब ये -13 उस साइड जाएगा ये +13 बन जाएगा, ठीक है, +13। सो दिस विल बी +13। या तो x -14 है या फिर x +13 है। अब कौन सी है x की वैल्यू? अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन हमसे कह रहा था फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है ना इंटीजर्स, तो x -14 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि -14 क्या है, हमें दिख रहा है -14 नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटीजर तो नहीं हो सकता, प्लस होगा, सो x विल बी इक्वल टू 13। सो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 13, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, मतलब पहला इंटीजर आ गया हमारे पास, दूसरा इंटीजर तो आ जाएगा x+1, मतलब 13+1, 13+1 मतलब 14, ठीक है। सो दूसरा इंटीजर है 14, यही हमारे आंसर है। पहला इंटीजर है 13, दूसरा इंटीजर है 14। कैसे निकाला हमने, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को x मान लिया और दूसरे वाले को x+1 मान लिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमसे बोला गया था क्वेश्चन में कि इन दोनों के स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो 365 आएगा। फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये आ गया 2x² + 2x - 364 = 0। फिर हमने क्या किया, देखो, फिर हमने इसमें से कॉमन लिया था 2, और फिर 2 को हटाने के लिए हमने दोनों साइड इक्वेशन के 2 से डिवाइड किया था। फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, इसकी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद हमारे पास आया x+14 × x - 13 = 0। तो अब जो x की वैल्यू है या तो वो -14 है या वो +13 है। कौन सी वैल्यू है x की, हमें पता है कि जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, तो -14 नहीं हो सकती, इट विल बी +13। सो x क्या है, 13 है। और अगर x 13 है तो दूसरा वाला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x+1, मतलब 13 + 1 होगा 14, ठीक है। सो दो पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए हमारे पास, 13 और 14। सो दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आई होप सभी को समझ आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। If the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर, find the other 2 sides। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। एक राइट ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, दैट इज अ राइट ट्राइंगल। तो अब राइट ट्राइंगल में हमें पता है 3 साइड्स होती हैं, एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है बेस, और एक होती है परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड। हाइपोटेनियस क्या होती है, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, जो नीचे वाली साइड होती है उसको बेस बोलते हैं, और जो 90 डिग्री पर होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं या एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। सो ये 3 साइड्स होती हैं। तो हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, बेस से, जो बेस है जितना उससे 7 सेंटीमीटर कम है एल्टीट्यूड, ठीक है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेनियस है 13 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है, हमें ये वाले दोनों साइड्स मतलब बेस और एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। और बेस और एल्टीट्यूड के बारे में हमें क्या बता रखा है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस को हम x मान लेते हैं, ठीक है। बेस है x सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना होगा, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x - 7 सेंटीमीटर, तो ये एल्टीट्यूड है x - 7, ठीक है। तो अब हमें बेस और एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करना है, इन्हें कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने उसको लेट कर दिया कि वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर बेस x सेंटीमीटर है तो एल्टीट्यूड कितना है, x - 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो देन द एल्टीट्यूड
altitude of the triangle is equal to x minus 7 सेंटीमीटर. कितना? x minus 7 सेंटीमीटर. ये x सेंटीमीटर है और ये उससे 7 सेंटीमीटर कम है. ठीक है, सो दिस इज x माइनस 7 सेंटीमीटर. हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है. हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर. इज 13 सेंटीमीटर और ये क्वेश्चन में गिवन है. सो ब्रैकेट में हम लिख देंगे गिवन. तो देखो, राइट ट्रायंगल में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? आपको पता होगा, राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस और एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, by applying Pythagoras theorem, by applying ठीक है. जब पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? कि जो बेस का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. यही है पाइथागोरस थ्योरम. बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. ठीक है, तो बेस क्या है? बेस है हमारा x सेंटीमीटर. ठीक है, सो इट विल बी x सेंटीमीटर. सो x का स्क्वायर, ठीक है, बेस हमारा x सेंटीमीटर है मतलब x का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक ही बात है. एल्टीट्यूड है हमारा x माइनस 7, सो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर. हाइपोटेनियस क्या है? हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 का स्क्वायर. ठीक है, अब बस हमें इसे आगे सॉल्व करना है. हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x आ गया तो बेस आ गया, हमारा बेस आ गया तो एल्टीट्यूड भी आ गया. वेरी सिंपल. आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है. ओके, सो अब हमें इसको सॉल्व करना है. सो x का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर प्लस, अब देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर इस ब्रैकेट पर आइडेंटिटी लग रही है. कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी होल स्क्वायर. सो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है इस ब्रैकेट पे. क्या है वो आइडेंटिटी? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, आप सभी को पता होगा. सो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7. सो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 होता है 14x माइनस 14x. ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर होता है मतलब 7 का स्क्वायर कितना? प्लस 49. सो इसको हमने आइडेंटिटी के हिसाब से ओपन कर दिया. नाउ इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है. इट इज 169. ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया. अब बस हमें आगे इसको सॉल्व करते हुए चलना है. हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और फिर उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हमें x की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सो मैं इसको रब करूंगी. सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो. सो यहां तक हमने कर लिया था. आगे करते हैं. सो यहां तक हमने कर लिया. इसको आगे हम सॉल्व करेंगे. देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस x स्क्वायर कितना होता है? 2x स्क्वायर होता है. सो दिस विल बी 2x स्क्वायर. ठीक है, देन माइनस 14x एज इट इज रहेगा, माइनस 14x. ठीक है, प्लस 49 भी एज इट इज रहेगा. और ये जो 169 है इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसकी राइट हैंड साइड हमेशा 0 होता है. सो यहाँ पर हमें कुछ नहीं रखना. 169 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये माइनस 169 बन जाएगा. सो दिस विल बी माइनस 169 और राइट हैंड साइड पर 0 रह जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो
इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2x² एज इट इज रहेगा, -14x ये भी एज इट इज रहेगा, +49 -169 ये कितना होगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, सो 169 - 49 कितना होता है, 120। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा क्योंकि 169 बड़ा है, ठीक है। सो दिस विल बी -120 इज इक्वल टू 0। सो इसको रब कर रही हूं मैं, ये हमने कर लिया। अब देखो, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हम ये देख सकते हैं, इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, देखो 2x² में 2 आ रहा है, इसमें भी ये -14x ये 2 से डिवाइड हो रहा है, -120 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इन तीनों में 2 कॉमन है, ठीक है। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले हम कॉमन लेंगे, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन को ले लो पहले, फिर करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। सो कॉमन लेंगे, क्या है कॉमन, 2 है कॉमन तीनों में। सो यहाँ बचेगा x²। अब देखो जब आप 2 को -14x से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, -2x बचेगा, हाँ -7x, सॉरी -7x, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा, -60, ओके, इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमें इस 2 को हटाना है यहाँ से, ताकि हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। हमें क्या करना है, हमें इस 2 को यहाँ से हटाना है। तो इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन की दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे और 0 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इक्वेशन की दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, कुछ भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे डिवाइड कर रहे हैं, प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हैं, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन अभी भी वैसी है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि ये वाला 2 यहाँ से हट जाए। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके। और ये 0 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को किसी भी से भी डिवाइड करो 0 ही आता है, ठीक है। सो ये 2 यहां से हट जाएगा। सो ये यहां से हट गया। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। सो ये अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नाउ वी विल डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं आप सभी को पता होगा। दिस इज, अब जो मिडिल टर्म है उसको लिखते हैं, मिडिल टर्म क्या है, -7 है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इनको मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टर्म में x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और 1 इंटू -60 कितना होता है, -60 ही होता है, ठीक है। तो अब आपको ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -60 आए, लेकिन ऐड करके आए -7। सो यू हैव टू फाइंड आउट 2 नंबर्स। सो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, आपको 60 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। 60 के फैक्टर्स डायरेक्टली मैं एस्टिमेट लगा सकती हूँ कि 12 और 5 हैं 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आएगा और ऐड करके 7 आएगा, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। सो देखो 12 और 5 हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 आ रहा है, लेकिन हमें -60 चाहिए। सो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, ठीक है। सो देखते हैं कौन सा नेगेटिव है। इन दोनों को ऐड करके -7 आना चाहिए। -7 कब आएगा, जब 12 माइनस होगा, ठीक है। जब आप -12 और +5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, -7 आएगा, और -12 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -60 आएगा। सो हमारे नंबर्स क्या हैं, -12 और 5। तो ये जो हमारी मिडिल टर्म है -7x, इसको हम स्प्लिट कर देंगे इन 2 नंबर्स में, ठीक है। आई होप सभी को समझ आ गया। -12 और +5, सो ये x² एज इट इज रहेगा, इसको हम स्प्लिट कर देंगे -12x + 5x, और ये -60 एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, कॉमन उठाएंगे हम। इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में 5 कॉमन है। कॉमन लेना है बस हमें, अब तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में x कॉमन है, यहाँ बच गया x, यहाँ पे क्या बचा, -12 बच गया, ठीक है। इसमें देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, +5, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो ना, तो आपके ये वाले दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, इट मींस आपने कहीं पर गलती करी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए ताकि आप इनको कॉमन ले पाओ। सो इसको x -12 यहाँ भी है, सो इसको हम एक ही बार यहाँ पर लिख देंगे, और ये वाला x और +5 इसको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, इज इक्वल टू
0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब देखो हमें x माइनस 12 को भी 0 से इक्वेट करना है और x प्लस 5 को भी 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, सो दिस विल बी, सबसे पहले x माइनस 12 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो जब ये माइनस 12 इक्वेशन के राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस 12 बन जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी x इज इक्वल टू प्लस 12, x इज इक्वल टू प्लस 12। ठीक है, तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, x क्या है 12 है। अब ऐसे ही हम x प्लस 5 को भी 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 5 को भी 0 से इक्वेट करेंगे, सो जब प्लस 5 राइट हैंड साइड जाएगा इक्वेशन के तो वो माइनस 5 बन जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू माइनस 5। तो या तो x 12 है या फिर x माइनस 5 है। अब x है क्या, x क्या है, x हमारा बेस था, हमने बेस को x लेट किया था, और हमेशा जो साइड होती है या जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, क्या वो कभी नेगेटिव होता है? नहीं, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो जो बेस है मतलब जो x है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब x माइनस 5 नहीं है, x क्या है 12 है। x मतलब बेस कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर है, सो बेस इज 12 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। बेस निकल गया तो एल्टीट्यूड भी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5। अब हमें देखना है कि x की कौन सी वैल्यू है, x 12 है या माइनस 5 है। हमें पता है कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x माइनस 5 तो नहीं हो सकती, सो x विल बी 12। x की वैल्यू क्या है 12 है। सो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। सो x की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 है, और x क्या है बेस है। सो x कितना है, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मतलब बेस कितना है, बेस है 12 सेंटीमीटर। हमें बेस निकालना था और हमें क्या निकालना था, एल्टीट्यूड निकालना था। सो एल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू, एल्टीट्यूड कितना था, x माइनस 7 था, x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर और बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा था, फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज हमें 13 सेंटीमीटर गिवन था, ये बाकी की दो साइड्स हमें निकालनी थी। सो बेस है 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना है 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या निकाला, बेस और एल्टीट्यूड निकाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ओके, और फिर हमने बेस और एल्टीट्यूड निकाला। सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री एक सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स डेली प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो 3 ज्यादा है ट्वाइस से। किसके ट्वाइस से ज्यादा है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फैक्ट्री x नंबर ऑफ आर्टिकल्स डेली प्रोड्यूस कर रही है। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है इंडस्ट्री, x नंबर ऑफ आर्टिकल। और एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो इस नंबर ऑफ आर्टिकल से ट्वाइस से 3 ज्यादा है, मतलब ट्वाइस से 3 ज्यादा है हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो x नंबर ऑफ आर्टिकल्स डेली प्रोड्यूस हो रहे हैं उस इंडस्ट्री से, और एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड से
ट्वाइस से 3 ज्यादा है, मतलब जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, देन अगर इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90 और हमें ये भी बता दिया कि जो सारी प्रोडक्शन हुई थी वो कितने की हुई थी, ₹90 की हुई थी। देन हमें क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड आउट करने, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए थे, मतलब हमें एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स क्या है, हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और कॉस्ट कितनी है हर एक आर्टिकल की, ट्वाइस से 3 ज्यादा, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। तो ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज एक्स। जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो है एक्स। लेट द नंबर of articles produced कितना है, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स डेली उस इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब कॉस्ट कितनी है हर एक आर्टिकल की, हमें बताया हुआ है ट्वाइस से 3 ज्यादा है। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है कितनी है, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वो रुपीज में आएगा। सो ट्वाइस से 3 ज्यादा मतलब 2x + 3। तो ये क्या है, ये हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है ₹2x + 3। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है द टोटल प्रोडक्शन इज ₹90। उस दिन की जो टोटल प्रोडक्शन थी वो कितनी थी, ₹90। सो टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे इट इज ₹90। ठीक है, अब देखो, अब ये तीनों जो चीजें हमारे पास है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, टोटल प्रोडक्शन, इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसी इक्वेशन, देखो जब हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल प्रोडक्शन आएगी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ₹90। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 आर्टिकल है, ठीक है, 5 आर्टिकल है और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट है ₹10। ठीक है, तो अगर आपको टोटल कॉस्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, जितने आपके पास आर्टिकल्स हैं और जितनी हर एक आर्टिकल की कॉस्ट है उन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी, है ना। तो सेम सिचुएशन यहीं पर, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है हमारे पास x और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट है हमारे पास 2x + 3। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, टोटल प्रोडक्शन आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी, जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, विच इज ₹90। ठीक है, सो इससे हमें इक्वेशन बना सकते हैं। क्या इक्वेशन, कि जब हम x और 2x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, टोटल प्रोडक्शन विच इज ₹90। ठीक है, सो x into 2x + 3 इज इक्वल टू 90। ये बन गई हमारी इक्वेशन। x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2x + 3 क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, और 90 क्या है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को। x into 2x कितना होता है, 2x² होता है, x into 3 कितना होता है, 3x होता है, इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये 90 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये -90 बन जाएगा और राइट हैंड साइड हमारे पास 0 रह जाएगा। ठीक है, इतना आप सभी को पता है। सो पहले इसको नोट डाउन कर लो, हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास था, क्या था हमारे पास, 2x² + 3x इज इक्वल टू 90। सो जब ये 90 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये बन जाएगा -90। सो 2x² + 3x और 90 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो क्या बन जाएगा, -90 बन जाएगा और राइट हैंड साइड पर हमारे पास सिर्फ 0 रह जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, बस अब हमें इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई तो मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सो अब हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? जो मिडिल टर्म है उसको लिख लो +3, ठीक है, और ये देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू -90 कितना होता है? -180। -180। अब ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करो जिनको मल्टीप्लाई करके आए -80 और ऐड करके आए +3। सो अभी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कौन से नंबर्स हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा। जब आप -80 के फैक्टर्स लिखोगे तब आपको मिल जाएंगे वो नंबर्स। कौन से? +15 एंड -12। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आने वाला है -80 और ऐड करके आएगा +3। ठीक है, सो नंबर्स आर +15 एंड -12। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सो +15 और -12 जो हमारी मिडिल टर्म है +3x, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। सो 2x स्क्वायर एज इट इज, इसको हम स्प्लिट कर देंगे +15x -12x में। ठीक है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया। -90 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को समझ आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो। सो इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। सो यहाँ बच गया 2x, यहाँ पे बच गया 15। अब ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो 12 और 90 ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो हम 6 कॉमन लेंगे, -6 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस के साइन है, सो हम -6 कॉमन लेंगे। तो -6 कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा +2x, यहाँ पर +2x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? +15 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ गए, ये दोनों दो बार आ रहे हैं, तो इसको हम एक ही बार लिख लेंगे यहाँ पर 2x + 15 और ये x और -6 इसको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे, 2x + 15 को भी 0 से इक्वेट करेंगे और x - 6 को भी 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, इतना आप सभी को पता होगा। सो जब 2x + 15 को हम 0 से इक्वेट करेंगे, सो x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? इसको ब्लू से कर देते हैं। x की वैल्यू विल बी, देखो ये +15 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये -15 बन जाएगा। दिस विल बी -15 और ये 2x x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास -15/2। x इज इक्वल टू -15/2। अब x - 6 को भी हमें 0 से इक्वेट करना है। x - 6 को भी हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब x - 6 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखो ये -6 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये +6 बन जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 6। तो x की या तो x 6 है या तो x -15/2 है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या x 6 है या फिर -15/2 है। सो एक ये वैल्यू है। ठीक है, अब चेक करो x क्या है? x है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखो क्या लेट किया था? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने ये लेट किया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? x हैं। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने x लेट किया था, तो x की हमारे पास लास्ट में वैल्यू आ रही है -15/2 और 6। तो क्या कभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव हो सकते हैं? क्या कभी कोई चीज नेगेटिव में प्रोड्यूस हो सकती है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। सो ये -15/2 x की वैल्यू नहीं हो सकती। सो x क्या है? 6 है। सो दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ x। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए तो कोस्ट भी हम निकाल सकते हैं। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। नाउ वी विल टेक आउट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो इसको मैं इरेज कर रही हूं, यू कैन नोट इट डाउन। सो अब हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालेंगे। सो हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गया। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे? x थे, हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज x मतलब 6 और कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना था? कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा था, मतलब कितना था? ₹2x + 3 था। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो अब। सो इट विल बी 2 into x, 2 into x मतलब 2 into 6 + 3। इसको सॉल्व कर लो।
सो कितना आएगा, 2 इंटू 6 होता है 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15। तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ₹15। दिस इज योर आंसर। कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, ₹15। सो दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल। हमने बहुत अच्छे से इसको समझ के इसे सॉल्व किया है। देखो कैसे किया हमने, सबसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने x सेलेक्ट कर दिया, जो कॉस्ट थी वो कितनी है हर एक आर्टिकल की, 2x प्लस 3 है। टोटल प्रोडक्शन हमें दी हुई थी 90, इससे हमने ये इक्वेशन बनाई, फिर हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं x और कॉस्ट हर एक आर्टिकल की है ₹15। Okay, so this was your question. Now let's move on towards the next topic. So friends, now let's discuss about our next topic, which is finding the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. तो देखो हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम सोल्यूशन निकालते हैं। अभी तक हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब हमारा दूसरा वाला मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। तो अब इस मेथड से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर न्यू मेथड। इसको समझेंगे बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एक बार आपको समझ आ गया तो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। स्क्वायर मतलब ये जो हमारी दोनों आइडेंटिटीज हैं, a + b², a - b का होल स्क्वायर, तो इन स्क्वायर को हमें इस क्वेश्चन में कंप्लीट करना होता है। कैसे करते हैं अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो स्टेप नंबर 1 इज, जो आपके x² का जो कोएफिशिएंट है, x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनने, सारे स्टेप्स बहुत ध्यान से सुनने। स्टेप नंबर 1 है कि जो आपके x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम देख सकते हैं ये x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, 1 नहीं है। तो इस 2 को हमें 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, देखो अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा और फिर x² का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। पूरी इक्वेशन को ही हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अकेले तो उसको हम डिवाइड कर नहीं सकते। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब ये देखो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया तो x² का कोएफिशिएंट क्या बन गया, 1 बन गया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 सबको समझ आ गया कि जो x² का जो कोएफिशिएंट है उसको आपको 1 बनाना है। 1 कैसे बनाना है, अब देखो इसके साथ 2 है तो इस 2 को 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा और कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, -7/2x। ठीक है, यहाँ बचेगा +3/2 एंड इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया है। हमने इसको 2 से डिवाइड किया है और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 बहुत ध्यान से समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्लस माइनस करना है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्लस और माइनस करना है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है क्वेश्चन में, x का कोएफिशिएंट हम देख सकते हैं, x का कोएफिशिएंट है -7/2। तो -7/2 को पहले हमें 2 से डिवाइड करना है, आधा करना है उसका, फिर उसका स्क्वायर करना है और फिर उसको प्लस और माइनस करना है। ठीक है, तो ये स्टेप इसका बहुत ध्यान रखना। ठीक है, सो क्या करना है, हमें प्लस और माइनस करना है
वी हैव टू प्लस एंड माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -7/2, -7/2 डिवाइडेड बाय 2। इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हमें 2 से डिवाइड करना है, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2। सो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। प्लस माइनस, देखो जब आप -7/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। जब हम किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो देखो इसको सॉल्व कर लो। -7 × 1 कितना होता है? -7 होता है। 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है। तो कितना आ जाएगा? इट विल बी -7/4, -7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया? प्लस माइनस -7/4 का -7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे किया? आई होप सभी को समझ आ गया है। हमने क्या किया है? हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -7/2, उसको 2 से डिवाइड किया। जब -7/2 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? -7/4 आ गया। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस हमें प्लस माइनस करना है -7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब आप -7 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 49 आएगा, है ना। अगर आप -7 का होल स्क्वायर करोगे, -7 का होल स्क्वायर मतलब -7 × -7, तो -7 × -7 करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा ना, पॉजिटिव ही आएगा। तो जब -7 का होल स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माइनस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सीधा 7/4 लिख देंगे। 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस हमने हटा दिया क्योंकि हमें पता है कि जब हम -7 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, आई होप सभी को इतना समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया? प्लस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था -7/2, उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया था? -7/4 आया था। -7/4 को हम 7/4 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हम -7 का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, सो अब इतना हमारे पास लेफ्ट ओवर है। अब इसको हमें करना है प्लस माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। सो करते हैं। सो इसको एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज लिख देंगे, -7/2 एक्स को भी एज इट इज लिख देंगे। अब हम करेंगे प्लस माइनस 7/4 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले प्लस करेंगे, प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, फिर करेंगे माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये बाकी चीजें एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? हमें प्लस भी करना है और फिर माइनस भी करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों करेंगे। सो प्लस कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अब ये बाकी की चीजें एज इट इज लिख दो। प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 स्टेप्स हमने अभी तक करे हैं। पहला स्टेप था कि हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पहले 1 किया। दूसरा स्टेप था कि हमने प्लस माइनस किया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -7/2, उसको फिर 2 से डिवाइड किया और उसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, ये जो आपका इतना पोर्शन है ना इक्वेशन का, इतना ये जो पोर्शन है, ये एक आइडेंटिटी, ये एक फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, ये जो इतना पोर्शन है हमारी इक्वेशन का, ये इनमें से एक फॉर्मूला बन चुका है। देखो यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये कौन सा फॉर्मूला है? एक्स का स्क्वायर, फिर है -7/2x और फिर है प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये पता है कौन सा फॉर्मूला बना है? a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना है। a - b होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab, सॉरी यहाँ पर एक प्लस आएगा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। सो सेम यहाँ पर है x का स्क्वायर, फिर -2ab मतलब -7/2 × x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। अभी बताऊंगी कैसे बना है, इसको पहले लिख लो। x - b क्या है? 7/4, इसका होल स्क्वायर हो चुका है। अब जब आप x - 7/4 होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो दोबारा यही आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोबारा यही आ जाएगा। कैसे? देखो सॉल्व करके देख लो। x - 7/4 का होल स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इट इज x
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर। देन माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। देखो ये 2 4 से कैंसिल हो गया, 2 जा, ठीक है, तो कितना बचा माइनस 7x/2, कितना आएगा माइनस 7x/2 आएगा, माइनस 7x/2। अब b का स्क्वायर फिर क्या है प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 7/4 मतलब प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो दोबारा यही आ गया सेम यहाँ पर, इसको जब हमने ओपन किया तो दोबारा यही आ गया। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये a माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना है या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वी विल रिकॉग्नाइज इट? देखो जो आपकी ये मिडिल टर्म है, इन तीनों में से, ये तीनों में से जो आपकी ये मिडिल वाली टर्म है, अगर ये माइनस है तो आपका a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना है, और अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना है। ठीक है, ये जो मिडिल टर्म है x वाली को जो टर्म है, x वाली जो टर्म है, अगर वो नेगेटिव है तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना है, और अगर ये पॉजिटिव है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना है। ओके, तो इन तीनों को हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या ऐसे लिख दिया। ठीक है, इन तीनों को हमने ऐसे लिख दिया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इस पोर्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस वन ऑल्सो। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इसको सिंपल सॉल्व करने जैसे करेंगे, माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, सो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, सो दिस इज माइनस 49/4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, सो दिस विल बी 16 प्लस 3/2 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें इसका एलसीएम निकाल लेना है और इसको सॉल्व करना है। चाहे तो आप इसको राइट हैंड साइड ले जाके भी सॉल्व कर सकते हो या यहीं पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो नाउ वी विल सॉल्व दिस वन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, सो यू नोट इट डाउन, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सो अब हम क्या करेंगे, now we are going to take out the LCM of it. So it is x minus 7/4 का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं स्टार्टिंग से, x minus 7/4 का होल स्क्वायर। देन फिर क्या था माइनस 49/16, माइनस 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो हम तो चाहे इसको चाहे तो यहीं पर इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको राइट हैंड साइड ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो मैं क्या करूंगी, इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगी एंड देन आई विल टेक द एलसीएम एंड देन आई विल सॉल्व इट। ठीक है, तो इसको जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस 49/16 क्या बन जाएगा प्लस 49/16 बन जाएगा, और ये प्लस 3/2 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस 3/2 बन जाएगा। इतना आप सभी को पता है। ठीक है, सो ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, और ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 49/16 और प्लस 3/2 बन जाएगा माइनस 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो। ठीक है, 16 और 2 का एलसीएम क्या होता है 16 ही होता है, सो 16 बन जाएगा 16, सो इट विल बी 49 माइनस 2 के टेबल में 16 कब आता है 8 जा, सो 8 3 जा 24, सो माइनस 24। अब इसको सॉल्व करो, सो 49 माइनस 24 कितना होता है 25 होता है, सो इट इज 25/16। सो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 25/16, मतलब x माइनस 7/4 होल स्क्वायर ये किसके इक्वल है 25/16 के इक्वल है। ठीक है, 25/16 डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ। अब हमें क्या करना है, अब ये x माइनस 7/4 पे जो ये स्क्वायर है, जब हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, ये x माइनस 7/4 पे जो होल स्क्वायर है जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा इस पे। ठीक है, सो सेम क्या करेंगे हम, इसको रूट को स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये बचेगा यहाँ पे x माइनस 7/4 और उधर जाके ये रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 25 का रूट क्या होता है 5 होता है, 16 का रूट क्या होता है 4 होता है। बहुत इजी, इसको हम आराम से ओपन कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब देखो जब ये रूट खुलेगा
तो ये प्लस माइनस दोनों में खुलेगा। ये जब रूट 25 और रूट 16 जब ये खुलेगा 5 और 4 आएगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा। इसका क्या मतलब है, देखो यहां पर लिख रही हूं मैं x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब ये मैंने कैसे लिखा है, प्लस माइनस 5/4। 5 कैसे आया है, क्योंकि हमें पता है 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। 16 कैसे आया है, 16 का रूट होता है 4। अब ये जो 5/4 है ये प्लस माइनस दोनों में होगा। प्लस माइनस दोनों में क्यों है, क्योंकि देखो हमें पता है जब भी रूट खुलता है तो वो प्लस माइनस दोनों में खुलता है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपके पास रूट 4 है, ठीक है, रूट 4 को खोलोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 2 आएगा। प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये हमें पता है, लेकिन माइनस 2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है ना। जब माइनस 2 है, अगर आप माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी तो आपको 4 ही मिलेगा। इसीलिए जब भी रूट खुल रहा है तो प्लस माइनस दोनों में खुलता है। ओके, सो जब ये रूट 25 16 खुलेगा तो ये प्लस माइनस 5/4 होगा। यहां तक सभी को समझ आ गया, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये माइनस 7/4 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हमें x छोड़ना है, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू चाहिए, तभी हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, है ना। तो माइनस 7/4 को भी हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो दिस विल बी, जब ये माइनस 7/4 उधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा। अब 7/4 आ गया राइट हैंड साइड। अब प्लस माइनस 5/4, प्लस माइनस मतलब एक बार हम प्लस करेंगे फिर हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम 5/4 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्लस करने पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 + 5 कितना होता है, 12 होता है। सो दिस विल बी 12/4, और 12/4 कितना होता है, 3। आ गया आंसर। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। सो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 7/4 माइनस 5/4 करेंगे, ठीक है। माइनस भी करना है प्लस भी करना है। नेक्स्ट स्टेप इज x इज इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4, ठीक है, माइनस करेंगे। सो दिस विल बी, डिनोमिनेटर सेम है, 7 - 5 कितना होता है, 2 होता है। सो 2/4, और 2/4 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, ठीक है। आ गए रूट्स हमारे पास, दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। x की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 1/2। दो ही रूट्स चाहिए थे, दोनों रूट्स आ गए, दोनों सोल्यूशन आ गए हमारे पास। सो द आंसर इज, सो x की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 1/2। दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। ये दोनों रूट्स आ गए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कैसे निकाले हमने, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ आ गया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है, 5x² - 6x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सोल्यूशंस निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम हैं। अगर आपको स्टेप्स का पता है तो आप इजीली सोल्यूशंस निकाल सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, और अगर 1 नहीं है तो उसको हमें 1 बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो हम देख सकते हैं x² का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। इस 5 को हमें 1 बनाना है। कैसे, पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और x² का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। सो पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5। पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड भी रहे, ठीक है। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, देखो यहाँ बचेगा x², यहाँ पे होगा -6x/5, यहाँ पर होगा -2/5, और यहाँ पर बचेगा 0। 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो दिस विल बी 0, ठीक है। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि हमें प्लस और माइनस करना होता है कोएफिशिएंट ऑफ
कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। प्लस और माइनस करना है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, -6/5 है, तो हमें -6/5 को पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर उसका होल स्क्वायर करना है और फिर उसको प्लस और माइनस करना है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, प्लस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, -6/5 है, -6/5। ठीक है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, इसका आधा कर देना है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 जा क्या बचेगा हमारे पास, प्लस माइनस ये बचेगा -3/5 का होल स्क्वायर, -3/5 का होल स्क्वायर प्लस -3/5 का होल स्क्वायर। अब देखो -3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि किसी भी माइनस नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो -3 × -3 +9 आएगा, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। सो -3 हमें लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम 3/5 ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है -3 का स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो डायरेक्टली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। सो दिस विल बी डायरेक्टली हम इसको +-3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बस अब इसको हमें पुट करना है, प्लस माइनस करना है 3/5। ठीक है, अब हम प्लस माइनस करेंगे 3/5 का होल स्क्वायर। सो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। सो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, x² विल बी एज इट इज, इसको भी एज इट इज लिख देंगे -6/5 6x/5। अब प्लस माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस मतलब पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो सबसे पहले प्लस करते हैं 3/5 का होल स्क्वायर, देन माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल राइट एज इट इज। सो इसको एज इट इज लिख दो, -2/5 = 0। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ आ गया। ये हमारा सेकेंड स्टेप था। हमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, 3/5 आया। तो सबसे पहले 3/5 का होल स्क्वायर हम ऐड करेंगे, फिर 3/5 का होल स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो अब थर्ड स्टेप होता है कि इतना जो ये हमारा पोर्शन है, ये एक आइडेंटिटी, ये एक फॉर्मूला बन चुका है। कौन सा फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूला है, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। इनमें से कोई एक फॉर्मूला ही बन चुका है। तो चेक करते हैं कौन सा। मैंने आपको बताया था कि अगर मिडिल टर्म नेगेटिव है तो कौन सा फॉर्मूला बना है, a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना है। अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना है। ठीक है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला बना है, a - b होल स्क्वायर। तो इसको हम a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, a क्या है, x है, माइनस b क्या है, 3/5 है, मतलब x - 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोबारा यही आ जाएगा, आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया सबका। अब इस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो -3/5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, सो इट इज -9। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, सो दिस इज -9/25 और -2/5 एज इट इज लिख दो = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। -9/25 और -2/5 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। जब हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -9/25 + 9/25 बन जाएगा और ये -2/5 + 2/5 बन जाएगा। ठीक है, सो जब ये राइट हैंड साइड जाएगा, यहीं पर लिख रही हूं मैं। ठीक है, सो जब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये बन जाएगा +9/25 और ये बन जाएगा +2/5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालना है, वेरी सिंपल। एलसीएम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 5 और 25 का एलसीएम क्या होता है, 25 होता है।
ऑब्वियसली 25 होता है। ठीक है, तो 25 1 25, 1 9 जा 9 प्लस 5 के टेबल में 25 होता है, 5 जा 5 2 जा 10। सो 9 प्लस 10 कितना होता है 19/25। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। जब इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 19/25 आएगा। इट मीन्स x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9/25। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट डाउन कर लो। सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो देखो, अब नेक्स्ट स्टेप है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज लिख देंगे, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 19/25। 19/25। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो अब देखो, ये स्क्वायर जब राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो ये रूट बन जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि जब रूट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी शिफ्ट हो रहा है तो वो रूट बन जाएगा। तो ये स्क्वायर जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। ओके, सो दिस विल बी x माइनस 3/5 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, रूट 19/25। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 19 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 19 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 19 तो रूट में ही रहेगा। 25 का परफेक्ट स्क्वायर है 5। ठीक है, जब 25 का रूट ओपन होगा सो दैट इज 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 19 पे तो रूट एज इट इज रहेगा, लेकिन जब 25 का रूट ओपन होगा दैट विल बी 5, क्योंकि हमें पता है 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, और मैंने आपको बताया था जब रूट खुलता है तो प्लस माइनस दोनों में खुलेगा। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि जब रूट खुल रहा है तो वो प्लस माइनस दोनों में खुलता है। ओके, सो ये प्लस माइनस दोनों में खुलेगा। अब हमें क्या करना है, अब x के साथ जो कुछ भी है उसको राइट हैंड साइड ले जाओ, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। ओके, सो माइनस 3/5 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस 3/5 बन जाएगा। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू 3/5, ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमें क्या करना है, प्लस और माइनस करना है अंडर रूट 19/5। ठीक है, सबसे पहले हम प्लस करेंगे अंडर रूट 19/5 एंड देन वी विल माइनस अंडर रूट 19/5। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस करते हैं, प्लस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हम इजिली ऐड कर सकते हैं। सो दिस विल बी x विल बी इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 19 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, एक आंसर आ गया हमारे पास x का, विच इज 3 प्लस रूट 19/5। ठीक है, तो ये हमारी x की पहली वैल्यू है, ये पहला सोल्यूशन है। अब दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे, कैसे? अब हम क्या करेंगे, अब हम 3/5 में माइनस करेंगे अंडर रूट 19/5। एक बारी प्लस करना है, एक बारी माइनस करना है, तो अब हम माइनस करेंगे। सो x इज इक्वल टू 3/5 माइनस 3/5 माइनस अंडर रूट 19/5। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम माइनस कर सकते हैं। सो दिस विल बी x विल बी इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 19 कितना होता है, 3 माइनस अंडर रूट 19 ही होता है, एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारी x का दूसरा सोल्यूशन आ गया। दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन, दिस इज द सेकेंड सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन है 3 प्लस रूट 19/5, दूसरा सोल्यूशन है x माइनस रूट 19/5। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकाल लिए। ठीक है, स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज इट इज अ वेरी वेरी इजी मेथड। ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक, फाइंड द रूट्स